स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता। चलिए नजर डालते हैं आज कमोडिटी बाजार की कुछ बड़ी सुर्खियों पर। अफ्रीका के कृषि और खाद्य बाजार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मोजम्बिक सरकार ने चावल और गेहूं के आयात पर नियंत्रण करने के लिए कड़ा फैसला ले लिया है, जिससे बाजार में नई हलचल देखने को मिल रही है। सरकार ने मोजाम्बिक ग्रेन इंस्टीट्यूट को चावल और गेहूं जैसे प्रमुख अनाजों के आयात की जिम्मेदारी सौंप दी है और इस कदम का मकसद बताया जा रहा है कि आयात में ओवर इनवॉइसिंग के जरिए विदेशी मुद्रा के अवैध बहिर्वाह को रोका जा सके। नई नीति के तहत 1 फरवरी से चावल आयात पर यह व्यवस्था लागू हो चुकी है और 1 मई 2026 से गेहूं पर भी लागू करने की तैयारी है। हालांकि अभी तक इस नई प्रणाली के लिए अंतिम नियम पूरी तरह से तय नहीं किए गए हैं और सरकार निजी क्षेत्र को भी इसमें शामिल करने की योजना बना रही है, लेकिन इस फैसले को लेकर व्यापारिक संगठनों ने काफी चिंता जताई है। मोजाम्बिक की प्रमुख व्यापार संस्था का कहना है कि इससे $500 मिलियन से ज्यादा का निजी निवेश प्रभावित हो सकता है और करीब 30,000 नौकरियों पर खतरा मंडरा सकता है और सबसे बड़ी चिंता खाद्य सुरक्षा को लेकर है। मोजाम्बिक में चावल का घरेलू उत्पादन सिर्फ 80,000 टन है, जबकि देश की कुल खपत करीब 7 लाख टन है, यानी देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर करता है। ऐसे में अगर आयात प्रक्रिया में कोई बाधा आती है तो खाद्य सप्लाई प्रभावित हो सकती है और कीमतें बढ़ सकती हैं। अब सवाल यह है कि क्या सरकार का ये कदम बाजार में पारदर्शिता लाएगा या फिर सप्लाई संकट और महंगाई को बढ़ाएगा। इस पर फिलहाल हमारी नजर बनी रहेगी। अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार वार्ता से जुड़ी बड़ी खबर और सामने आ रही है, जिसका असर सीधे सोयाबीन और एग्री कमोडिटी बाजार पर दिखाई देने लगा है। पेरिस में हुई बातचीत के पहले दिन चीनी प्रतिनिधियों ने अमेरिकी कृषि उत्पादों जैसे पोल्ट्री, बीफ और अनाज की अतिरिक्त खरीद के संकेत दिए हैं। इन वार्ताओं का नेतृत्व अमेरिका की ओर स्ट्रेटेजी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेट और चीन की ओर से वाइस प्रीमियर हे लाइफेंग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ये बातचीत खुली और पॉजिटिव रही और दोनों देशों ने व्यापार और निवेश को लेकर नए औपचारिक मैकेनिज्म बनाने पर चर्चा की है। हालांकि इस बीच भू राजनीतिक तनाव ने बाजार की दिशा बदल दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि अगर चीन हॉर्मुज को खोलने में सहयोग नहीं करता तो वे शी जिनपिंग के साथ होने वाली बैठक को टाल सकते हैं। इस बयान का असर तुरंत बाजार में दिखाई दिया। शिकागो में सोयाबीन फ्यूचर्स करीब 2.5% से ज्यादा लुढ़क गया और $12 प्रति बुशल से नीचे फिसल गया। गौरतलब है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन आयातक है और अमेरिका उसका बहुत बड़ा सप्लायर रहा है। ऐसे में अगर व्यापार वार्ता में देरी होती है तो इसका सीधा असर सोयाबीन की वैश्विक मांग और कीमतों दोनों पर दिखाई दे सकता है। अब बाजार की नजर इस बात पर है कि ये बातचीत आगे बढ़ेगी या फिर भू राजनीतिक तनाव एग्री ट्रेड को फिर से झटका देगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि गेहूं को लेकर आ रही है। वैश्विक बाजार से गेहूं को लेकर एक बड़ी खबर, जहां ब्राजील में गेहूं उत्पादन में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ब्राजील की सरकारी एजेंसी कोनाप के अनुसार 2026-27 सीजन में गेहूं का उत्पादन घट गया है और घटकर 6.9 मिलियन टन रह सकता है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 12% कम है और पिछले 5 साल का सबसे निचला स्तर माना गया है। आपको बता दें कि कंसल्टेंसी सफराज मेर्काडो ने भी इस तरह का अनुमान दिया है और उत्पादन को करीब 6.86 मिलियन टन बताया है और इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह है किसानों का गेहूं की बुआई कम करना। अनुमान है कि इस साल गेहूं का रकबा घटकर 1.99 मिलियन हेक्टेयर तक जा सकता है, जो पिछले साल से करीब 15% कम है। हालांकि कोनाप का अनुमान थोड़ा कम है। उनका कहना है कि इसे 2.32 मिलियन हेक्टेयर माना जा सकता है। जानकारों के अनुसार किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता है उत्पादन लागत का बढ़ना और कीमतों का अनुपात बिगड़ना। खासकर नाइट्रोजन उर्वरकों की बढ़ती कीमतों ने लागत को काफी बढ़ा दिया है और इसके अलावा मौसम भी एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आया है। इस साल एल नीनो के प्रभाव से दक्षिण ब्राजील में ज्यादा बारिश की आशंका है, जिससे फसल की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। किसानों के सामने बीमा की ऊंची लागत, सीमित कर सुविधा और पिछले सीजन के नुकसान भी बड़ी चुनौतियां बने हुए हैं। यानी साफ है कि कम रकबा और बढ़ती लागत के चलते ब्राजील में गेहूं उत्पादन घट सकता है, जिसका असर ग्लोबल गेहूं सप्लाई और कीमतों पर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। हॉर्मुज के आसपास बढ़ता तनाव अब सिर्फ तेल बाजार तक सीमित नहीं, बल्कि इसका असर अनाज, खाद और खाद्य सप्लाई श्रृंखला पर भी तेजी से दिखाई देने लगा है। रिस्क गवर्नेंस विशेषज्ञ डॉक्टर सादर अब्दुल रशीद के मुताबिक इस संकट का सबसे पहला असर ऊर्जा, माल ढुलाई और समुद्री बीमा लागत पर पड़ता है और यही 3 फैक्टर सबसे तेजी से खाद्य सप्लाई चेन को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज में
किसी भी तरह की रुकावट का सीधा असर उर्वरक उत्पादन, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक और अनाज की अंतिम लागत पर दिखाई देता है। खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी देशों के लिए ये स्थिति और गंभीर है, क्योंकि ये देश अपनी खाद्य जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। अब खाद्य सुरक्षा का मतलब सिर्फ उपलब्धता नहीं, बल्कि सही समय पर डिलीवरी और स्थिर कीमत पर सप्लाई भी हो गया है। जानकारों का कहना है कि अगर हॉर्मुज में स्थिति लंबे समय तक अस्थिर रहती है तो फ्रेट चार्ज बढ़ेंगे, वॉर रिस्क इंश्योरेंस महंगा होगा, ईंधन लागत बढ़ेगी और पोर्ट कंजेक्शन व डैमरेज चार्ज भी बढ़ सकते हैं और इन सभी का असर मिलकर अनाज और खाद्य तेलों की अंतिम कीमतों को ऊपर धकेल सकता है। इसके अलावा ये संकट अमोनिया, यूरिया और एलपीजी जैसे ऊर्जा आधारित इनपुट्स की सप्लाई को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे खाद की उपलब्धता कम हो सकती है और कृषि लागत बढ़ सकती है। डॉक्टर रशीद ने यह भी चेतावनी दी है कि अभी स्थिति और जटिल हो सकती है, क्योंकि रेड सी और हॉर्मुज दोनों जगह दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है, जिससे एक तरफ का डबल चौक पॉइंट संकट पैदा हो गया है। इससे बचने के लिए सरकार को सलाह दी गई है कि बफर स्टॉक बनाए रखें और वैकल्पिक शिपिंग रूट को अपनाने की सलाह दी गई है और कीमत को कंट्रोल करने के उपायों पर भी सलाह दी गई है। वहीं निजी कंपनियों को भी ये सलाह दी गई है कि पैनिक बाइंग से बचें और हेजिंग रणनीति को मजबूत रखें। कुल मिलाकर साफ है कि हॉर्मुज संकट अब सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि पूरे वैश्विक खाद्य बाजार के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। देश में दलहन उत्पादन और आयात नीति को लेकर एक बड़ा मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। पीली मटर के आयात पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार सभी संबंधित पक्षों, किसानों, उद्योगों और नीति निर्माताओं के साथ बैठक करे और मौजूदा आयात नीति की समीक्षा करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिए हैं कि दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए नई नीति और बेहतर विकल्प तलाशना बेहद जरूरी है, जिसमें किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन और लाभ दिए जाएं। और ये याचिका किसान संगठन किसान महापंचायत की ओर से दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि पीली मटर के आयात से घरेलू दलहन किसानों को नुकसान हो रहा है। कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि सरकार CACP यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर गंभीरता से विचार करेगी और इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को तय की गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी भी की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर किसानों को पर गारंटी के साथ MSP की गारंटी के साथ खरीद मिले तो दलहन उत्पादन अपने आप बढ़ जाएगा। कोर्ट ने यह भी माना है कि आज कई किसान MSP से 20 से 25% कम कीमत पर अपनी फसल बेचने को मजबूर हैं, क्योंकि गेहूं और धान की तरह दलहनों में सरकारी खरीद की मजबूत व्यवस्था फिलहाल नहीं है। सरकार की ओर से जवाब में कहा गया कि पीली मटर पर 30% आयात शुल्क पहले ही लगाया जा चुका है और ये नीति विदेशी व्यापार नीति के तहत बनाई गई है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि विभिन्न मंत्रालयों को बेहतर तालमेल के साथ दलहन को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीति को अपनाना होगा। कुल मिलाकर ये मामला अब सिर्फ आयात का नहीं बल्कि किसानों की आय, MSP व्यवस्था और फसल विविधीकरण का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। भारत के विदेशी व्यापार से जुड़ी एक बड़ी खबर, जहां वैश्विक संकट और पश्चिम एशियाई तनाव का असर अब सीधे एक्सपोर्ट पर दिखाई देने लगा है। फरवरी 2026 में भारत के माल निर्यात में 0.8% की हल्की गिरावट दर्ज की गई और ये घटकर 36.61 अरब डॉलर रह गया। लेकिन असली चिंता की बात यह है कि आयात में 24% से ज्यादा की तेज बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते देश को कॉर्पोरेट डेफिसिट बढ़कर 27.1 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुना है। कॉमर्स मंत्रालय के अनुसार मार्च महीने में स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि पश्चिम एशिया संकट और लॉजिस्टिक बाधाएं लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा है कि सरकार कोशिश कर रही है कि जो नुकसान पश्चिम एशिया में हो रहा है उसे दूसरे बाजारों में एक्सपोर्ट बढ़ाकर पूरा किया जा सके। सरकार जल्द ही एक्सपोर्ट पैकेज लाने की तैयारी में भी है, जिससे निर्यातकों को इस संकट से उभरने में मदद मिल सके। अगर अप्रैल से फरवरी 2025-26 की बात करें तो भारत का कुल निर्यात 402.93 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल से करीब 1.84% ज्यादा है। हालांकि गिरावट की सबसे बड़ी वजह रही पेट्रोलियम निर्यात में 40% की भारी कमी, जो घटकर 3.42 अरब डॉलर पर रह गया। इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट्स, लेदर, आयरन और प्लास्टिक के निर्यात में भी जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आयात बढ़ने की वजह सोना और चांदी की भारी खरीदार रही।
खरीदारी रही। अमेरिका जो भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर मार्केट है, वहां भी फरवरी में निर्यात करीब 12.88% घटकर 6.88 अरब डॉलर रह गया। कुल मिलाकर साफ है कि वैश्विक तनाव, युद्ध और व्यापारिक बाधाएं भारत के निर्यात सेक्टर पर दबाव बना रही हैं। अब नजर इस बात पर है कि सरकार का आने वाला सपोर्ट पैकेज क्या इस गिरावट को रोक पाएगा या फिर नहीं। रुक करते अगली खबर की तरफ। हरियाणा में सरसों की फसल बाजार में आनी शुरू हो गई है, लेकिन किसानों को मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत मिल रही है। खासतौर पर अंबाला जिले में सरसों के दाम एमएसपी से 300 से 700 रुपए प्रति क्विंटल तक कम चल रहे हैं। ऐसे में किसान सरकारी खरीद शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि निजी व्यापारी कम कीमत पर फसल खरीद रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार 12 मार्च को अंबाला कैंट एपीएमसी मंडी में स्थानीय काली सरसों के दाम एमएसपी से काफी नीचे लुढ़क गए, जबकि रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए सरसों का एमएसपी 6200 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और इसका मतलब साफ है कि किसानों को मंडी में 300 से लेकर 700 रुपए के आसपास प्रति क्विंटल तक का नुकसान हो रहा है। 11 मार्च को अंबाला कैंट एपीएमसी मंडी में सरसों के दाम और भी कम रहे। इस दिन न्यूनतम कीमत 5200 रुपए, जबकि अधिकतम 5600 रुपए और औसत कीमत 5480 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज की गई। मंडी के आंकड़ों के अनुसार अब तक अंबाला कैंटोनमेंट ग्रेन मार्केट में करीब 3500 क्विंटल सरसों की आवक हो चुकी है और वर्तमान में काली सरसों का बाजार भाव 5400 से 5800 रुपए प्रति क्विंटल के बीच चल रहा है, जबकि सरकारी खरीद 28 मार्च से शुरू होने की फिलहाल संभावनाएं हैं। एमएसपी से कम कीमत मिलने के कारण कई किसान फिलहाल अपनी फसल मंडी में बेचने से बच रहे हैं। किसानों का कहना है कि निजी व्यापारी एमएसपी से काफी कम कीमत दे रहे हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसीलिए किसान चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द सरसों की खरीद शुरू करे। दरअसल इस साल सरसों की पैदावार में गिरावट देखने को मिल सकती है। अंबाला के उप निदेशक कृषि डॉक्टर जसविंदर सैनी का कहना है कि इस बार उत्पादन कम हुआ है, हालांकि इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण फिलहाल सामने नहीं आया। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ताओं का कहना है कि सरकारी एजेंसियां जब तक बाजार में आती हैं तब तक निजी व्यापारी अधिकतर फसल खरीद लेते हैं और इसके बाद वही सरसों एमएसपी पर सरकार को बेची जा सकती है। उन्होंने सरकार से तुरंत खरीद शुरू करने की मांग की है। हरियाणा में सरसों एक प्रमुख रबी तिलहन फसल है। राज्य के महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी, हिसार, सिरसा, झज्जर और मेवात जिलों में बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। किसान आमतौर पर सितंबर के अंत से अक्टूबर तक सरसों की बुआई करते हैं। उन्नत किस्मों और संतुलित उर्वरकों के उपयोग से सरसों की औसत पैदावार लगभग 20 से 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल सकती है। हरियाणा में 2025-26 के रबी सीजन के दौरान सरसों का कुल उत्पादन लगभग 13,17,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। कृषि बाजार से इस समय एक और बड़ी खबर जो किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सोचने पर मजबूर कर सकती है। असम का मशहूर जीआई टैग वाला जोहा चावल, जो अपनी खास खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है, अब तेजी से महंगा होता जा रहा है। पिछले एक साल में इसकी कीमतें करीब दोगुनी होकर 80 रुपए से 160 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुकी है। और ये बढ़ोतरी सिर्फ सामान्य महंगाई का असर नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई बड़े बाजार के कारण छिपे हैं। दरअसल जोहा चावल की कीमत बढ़ने की सबसे बड़ी वजह इसकी मांग में अचानक तेजी आना और सीमित सप्लाई होना है। पश्चिम बंगाल में गोविंद भोग चावल का उत्पादन खराब मौसम के कारण काफी कम हुआ, जिससे बाजार में एक तरह की कमी पैदा हो गई और इसी कमी को पूरा करने के लिए जोहा चावल की मांग तेजी से बढ़ी और देखते ही देखते यह एक प्रीमियम उत्पाद बन गया। अब इसकी मांग सिर्फ असम या आसपास के राज्यों तक सीमित नहीं, बल्कि देश के बड़े शहरों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही एक और अहम पहलू ये है कि किसान भी अपनी उपज को तुरंत बाजार में नहीं ला रहे। वे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद में स्टॉक रोक कर बैठे हैं, जिससे बाजार में उपलब्धता और घट गई है। यही वजह है कि कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। और इन हालातों में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि क्या भविष्य में प्रीमियम कृषि उत्पाद आम लोगों की पहुंच से और दूर हो जाएगा। जहां एक तरफ किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। मध्यपूर्व में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों को लेकर वैश्विक बाजार में बड़ी चिंता देखने को मिल रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी टकराव ने तेल बाजार को अस्थिर कर दिया है और कीमतें पहले ही $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं। अब सवाल यह है कि क्या हालात और बिगड़े तो कच्चे तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। इस पूरी स्थिति की जड़ खाड़ी क्षेत्र में स्थित होर्मुज है, जो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई का एक अहम मार्ग माना जाता है और दुनिया का करीब 20% तेल और गैस का व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यही मार्ग सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड है और वैश्विक सप्लाई पर इसका सीधा असर पड़ता है और कीमतों में तेज उछाल इसी के कारण आ सकता है। ईरान की ओर से इस मार्ग को बंद करने की चेतावनी ने बाजार की चिंताओं को दरअसल बढ़ा दिया है। मार्केट एक्सपर्ट्स
भी स्थिति को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कच्चे तेल की कीमत 110 से $150 प्रति बैरल तक जाने की संभावना जताई गई है, जबकि कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो कीमतें $200 तक भी पहुंच सकती है। इतिहास भी इस बात का गवाह है कि 2008 में कच्चा तेल $147 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। भारत जैसे देश के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि देश अपनी लगभग 90% तेल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। ऐसे में तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी का सीधा असर महंगाई, रुपए की मजबूती और आम आदमी की जेब पर पड़ता है। अगर कीमतें $130 के पार भी जाती हैं तो इससे आर्थिक विकास की रफ्तार पर असर पड़ सकता है। भारत के चीनी बाजार से एक अहम खबर सामने आई है, जो देश की कृषि, व्यापार और निर्यात क्षमता को दर्शाती है। 2025-26 में चीनी मार्केटिंग सीजन अक्टूबर से फरवरी के दौरान भारत ने करीब 3,15,000 टन चीनी का निर्यात किया। ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के मुताबिक इस अवधि में संयुक्त अरब अमीरात भारत की चीनी का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है, और ये रुझान बताता है कि खाड़ी देशों में भारतीय चीनी की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। निर्यात के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल शिपमेंट में सफेद चीनी का दबदबा साफ दिखाई देता है। लगभग 2,58,000 टन सफेद चीनी और करीब 53,000 टन रिफाइंड शुगर विदेशों को भेजी जा चुकी है। देशवार निर्यात में यूए के बाद अफगानिस्तान, जिबूती और तंजानिया जैसे देशों का स्थान रहा, जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि एशिया और अफ्रीका के बाजार भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण बने हुए हैं। सरकार द्वारा चीनी निर्यात कोटा सिस्टम के तहत नियंत्रण किया जाता है। इस सीजन के लिए 20 लाख टन निर्यात की अनुमति दी गई थी, जिसमें हाल ही में 5 लाख टन का अतिरिक्त कोटा जोड़कर निर्यात को और बढ़ावा दिया गया है। इससे आने वाले महीनों में शिपमेंट की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है। एस्टा के अनुसार पूरे सीजन में 8 लाख टन से ज्यादा चीनी का फिजिकल निर्यात संभव है। हालांकि उत्पादन के मोर्चे पर कुछ चिंता भी सामने आई है। एस्टा ने अपने अनुमान में कटौती करते हुए 2025-26 के लिए कुल उत्पादन 2,83,00,000 टन आंका है, जो पहले के अनुमान से काफी कम है। खराब मौसम और प्रमुख उत्पादक राज्यों में घटती पैदावार इसकी मुख्य कारण बताए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप कहीं मत जाएं, आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। ओए छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।